अभी तक आपने कितनी सर्जरी की हुई है? हार्ट सर्जरीज का देखे तो ऑलमोस्ट 30-35,000 टोटल। बेसिकली सर्जरीज आर सेफ। हम्म, जैसे मैंने बोला कि मोस्ट ऑफ द पेशेंट दे इम्प्रूव, 99% से भी ज़्यादा सक्सेस रेट है इसमें। जब सर्जरी होती है तो उसमें स्पिरिचुअल गाइडेंस कितना होता है, कभी फील हुआ है? बहुत बार हम्म, ऑलमोस्ट 80-90% ऑफ यंगस्टर जो इनको हार्ट अटैक आता है लेस देन 45 ईयर्स की एज की बात कर रहा हूँ, हम्म। तो उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिस्क इज स्मोकिंग। कि अगर कुछ अच्छा चला गया तो डॉक्टर भगवान है, नहीं गया तो डॉक्टर को ही गालियाँ पड़ती बिकॉज हैं। वी प्ले विथ ह्यूमन लाइफ्स। 100% रिजल्ट इज नॉट पॉसिबल इन एनी थेरापी। कोविड की वजह से हार्ट अटैक आते, कोविड वैक्सीन इज द ओनली रीजन फॉर द हार्ट अटैक। वेलकम बैक टू नील रावल शो। आज हमारे गेस्ट है इंडिया के वेल नोन कार्डियोलॉजिस्ट जिन्हें 23 इयर्स का एक्सपीरियंस है। सो लेट्स वेलकम हिम इनटू आवर शो। वेलकम सर। थैंक यू। डॉक्टर कमलेश ठक्कर। थैंक यू। कैसे हैं आप सर? बस ऑल वेल, आप बताइए कैसे हैं? एकदम बढ़िया सर। थैंक सर, डॉक्टर बनने की जर्नी सबसे पहले कहाँ से शुरू हुई? टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम्म, आई नेवर थॉट दैट आई विल बी अ डॉक्टर, बट ओके। ऑब्वियसली पढ़ने में मैं सिंसियर था, स्मार्ट था, तो आई वॉज स्कोरिंग गुड इन स्कूलिंग डेज, एंड हम्म, ऑल ऑफ सडन when I cleared 12th, my teacher said that you will get admission in medical, and then the journey started of being a doctor. अच्छा। क्योंकि सारे माँ बाप का सपना होता है कि हमारा बेटा बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा या कुछ बनेगा, तो ऑफ कोर्स मदर फादर तो खुश ही होंगे। Obviously, everybody was very happy because as we started from the village, हम्म, and in the scenario where we studied, all were happy that I'm going to be a doctor. ओके। हाउ मेनी इयर्स, कितने साल लगे डॉक्टर बनने में? और उसके बाद भी आपने कार्डियोलॉजिस्ट बने आप, तो क्या जर्नी कैसे रही हो? So basically, it starts from MBBS. हम्म, Then you have to be a specialized doctor like MD or MS, and then you have to be a super specialist also. ओके। So my journey started from 1993 as a MBBS student, हम्म, and it completed in 2008 as a cardiologist. ओके। So it takes almost 10-15 years to be a super specialist like a cardiologist. ओके। अभी तक आपने कितनी सर्जरी की हुई है? तो हार्ट सर्जरीज का देखे तो ऑलमोस्ट 30-35,000 टोटल कार्डियक ऑपरेशंस हमने की है, जिसमें हम जो एंजियोप्लास्टी, स्टेंट, एंजियोग्राफी, बलून जो बोलते हैं वो सब हम्म, करते हैं हम। जो ऑपरेशन के बिना करना होता है वो कार्डियोलॉजिस्ट करते हैं। अच्छा। सर्जिकली जो करना होता है वो सर्जन्स करते हैं। सो ठीक है। सर्जन इज अ वन पार्ट ऑफ द कार्डियोलॉजी, एंड कार्डियोलॉजिस्ट इज अ सेकंड पार्ट ऑफ द कार्डियोलॉजी। ठीक है। तो आप सर्जन में सर्जरी करते हैं आप? सर्जरी सर्जन्स करते हैं। अच्छा। आई एम इंटरवेंशनलिस्ट, सो मैं ठीक है। विदाउट ओपन हार्ट को ओपन किए बिना उसको ट्रीट करता हूँ, दैट इज कॉल्ड एज अ कार्डियोलॉजिस्ट। जिसको लेजर ट्रीटमेंट या? हाँ, लेजर इज वन पार्ट ऑफ द थेरापी इन अ कार्डियोलॉजी। जो ओके। हम एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, बलून, स्टेंट जो बोलते हैं ना, हम्म, दैट इज डन बाय अस कार्डियोलॉजिस्ट। पेस ओके। मेकर, वो सब। कितना रिस्की होता है सर? सी, every heart needs a respect. हम्म, So if you do not take care, then heart can kill you anytime, हम्म, kill the patient. So basically, हाँ, you have to be very careful in selecting the method of the treatment. You have to be very careful in selecting the patient. You have to be very smart in doing हम्म, any operations. So we have been hearing nearby and everywhere that they suddenly died. So this हम्म, happens when you select a wrong case, or you do not take enough care in treating the such patients. But हम्म, overall, it's safe in a safe hands. ओके। Overall, it's very safe in a safe hands. Yeah. बट बाहर जो पेशेंट है उनकी फैमिली है, इंतज़ार कर रही है, आपके ऊपर सारी जिम्मेदारियां हैं, तो कैसा फील होता है कि अगर फेल हो गया? See, 100% result is not possible in any therapy. हम्म, So if something happens like that the patients do not survive, हम्म, then they have to accept it, and we do
pre-counseling before doing any treatment. We do pre-counseling that these are the risks involved in this treatment, and once they are very clear, then only we go for the operation. Okay. So most of the patients basically know that their patient is critical. Doctors are trying to save him or her, so they accept it. Majority patient they accept it. But obviously death किसी को स्वीकार्य है नहीं, तो प्रॉब्लम तो आते ही है. But if you do proper counseling before doing anything, then the things will be okay. क्योंकि अगर कुछ अच्छा चला गया तो डॉक्टर भगवान है, नहीं गया तो डॉक्टर को ही गालियाँ पड़ती हैं. सही है, सही बात है. और दैट इज इंक्रीजिंग नाउअडेज. वो ये बढ़ भी रहा है, क्योंकि हमने देखा भी है कि कोई भी स्टार्ट कर देता है ऑपरेशन करना विदाउट टेकिंग एक्सपीरियंस. जैसे कि मैंने बताया कि मैंने 2008 में कार्डियोलॉजिस्ट कंप्लीशन किया, एंड व्हेन आई स्टार्टेड माय इंडिपेंडेंट ट्रीटमेंट एंड सर्जरीज, देन इट वाज ऑलमोस्ट 10-11. सो आई टुक ए 2-3 years एक्सपीरियंस अंडर द गाइडेंस ऑफ द सीनियर्स. So that's why I'm a successful cardiologist right now in my region. Okay. Yes. So you have to be आपको गुरु से सीखना ही पड़ता है कुछ करने से पहले. So without learning, if you jump on a treatment, then you may land up with a mashup and the patient may get complications also. क्योंकि बहुत सारे कोविड के बाद तो लोगों को ऐसा हो गया कि डॉक्टर ही है सबसे जिम्मेदार, डॉक्टर ही कांड करते हैं. या सी कांड के बारे में ऐसा है कि सारी स्पेशलिटी, मतलब ऑल द ब्रांचेस, नॉट ओनली मेडिकल, इफ यू टेक नॉन मेडिकल प्रोफेशन, वहाँ पे अनएथिकल होता ही है. बट मुझे ऐसे लगता है, मेरा ऐसा फिलोसफी है कि ज़्यादातर डॉक्टर अच्छे ही है, ज़्यादातर डॉक्टर्स पेशेंट का भला ही इच्छते हैं, ज़्यादातर डॉक्टर पेशेंट्स से माल ट्रीटमेंट नहीं करते हैं. करते हैं, सब ब्रांचेस में ये इशू है. वेदर इट्स अ कारपेंट्री, वेदर इट्स अ बिल्डर, वेदर इट्स आई डोंट वांट टू नेम एनीबडी, बट सारी ब्रांचेस में ये है कि मालाफाइड इंटेंशंस है, माल प्रैक्टिस है, करप्शन है. बट मेरा ऐसा मानना है कि मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स, those who are good, honest, they will always think good of their patients and they will try best at their level possible. क्योंकि आखिर में तो हम सब इंसान ही हैं. हम ऐसा चाहेंगे ही नहीं कि कोई ऐसा हो जाए. Exactly. We are, see, basically why we are more responsible, consider and label as near to God or next to God, because we play with human lives basically. We have to handle, we don't play but we have to handle human lives. Actually भगवान का दर्जा ही दिया है. सो वो बात सही भी है कि अच्छे डॉक्टर लोगों को जो बचाते हैं, मतलब कि जो नहीं ठीक होने वाले लोगों को घर भेजते हैं, तो मिरेकल्स करते ही है, डॉक्टर्स ही करते हैं मिरेकल्स सारे. तो दैट्स व्हाई दे आर कंसिडर नेक्स्ट टू गॉड. बट ज़्यादातर डॉक्टरों का ऐसा इंटेंशन नहीं होता है, ज़्यादातर हॉस्पिटलों का ऐसा इंटेंशन नहीं होता है. पर्टिकुलरली द जिनके ओनर स्पिरिचुअल है, जो धर्म को मानते हैं, वो लोग ऐसा कभी नहीं करेंगे कि किसी का बुरा हो और हमारा जेब भरे. ऐसा नहीं करेंगे. आई डोंट फील सो. राइट. सर डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई कितनी करनी पड़ती है? बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है. सी इवन आफ्टर टेकिंग एडमिशन इन MBBS ऑलमोस्ट फॉर दैट 5.5 years, आई नेवर एंजॉयड एनी मैरेजेस, आई नेवर एंजॉयड एनी दिवाली वैकेशंस, I never enjoyed any summer vacations. Okay. So even घर की भी कोई खास प्रसंग हो तो भी 1-2 दिन आए फिर चले गए. पढ़ाई तो बहुत करनी पड़ती है, ऑलमोस्ट 16-18 hours पर डे. और एग्ज़ाम का जो समय होता है उसके 2-3 महीने पहले तो ऑलमोस्ट लोग पूरा दिन रात पढ़ते रहते हैं. सो पढ़ने के सिवा और कुछ करना नहीं होता है, ऐसा होता है. मतलब रूटीन आपका थोड़ा बस सोना, खाना पीना और बस रूटीन, उसके सिवा पढ़ना ही रहता है. तभी यू कैन बी ए गुड डॉक्टर. यू कैन, नाउ द एग्जाम्स आर टफ. इवन हमारे समय में तो ये नीट भी नहीं था, सो इट वॉज बिट ईजी हमारे समय में. नाउ एट एवरी स्टेप, once you clear the college, you again have to give a NEET. Once you do a specialization, then again you have to do a NEET, like that. So it's now it become more stressful and more lengthier than what we were in that era. बट वर्थ है, क्योंकि डॉक्टर आजकल सबको पता है पैसा बहुत कमाते हैं, तो थोड़ा बहुत मेहनत कर लो, उसके बाद ये भी काम एक इज्जत भी रहती है समाज में और पैसे भी है. That's true. पैसे मिलते हैं. See, money is a by product basically.
ऑफ एनी टाइप ऑफ वर्क मनी इज अ बाई प्रोडक्ट। हम्म। आप कोई भी काम है, इंजीनियर बन के भी अच्छा काम करो, मनी आने वाला ही है। तो डॉक्टरी में भी सेम है। अभी ऐसा नहीं है डॉक्टर्स में ज़्यादातर डॉक्टर सक्सेसफुल नहीं होते। लीडर्स आर वेरी स्मॉल परसेंटेजेस आर लीडर। ओके। सो कंपटीशन बहुत है। ऐसा भी नहीं है कि रिन्यूमरेशन बहुत एक्सोर्बेंट है नाउअडेज। बट हाँ, एक एवरेज अच्छी लाइफ मिलती है, रिस्पेक्ट मिलता है, लोगों को ज़रूरत पड़े। जैसे कि कोविड में सबने देखा कि एवरीबडी वॉज इन ए हाउस, ओनली द डॉक्टर्स एंड मेडिकल्स एंड पैरामेडिकल्स वर ऑन द फील्ड बेसिकली। उन्होंने मेहनत किया तभी पेशेंट सर्वाइव हुए, अपनी जान को जोखिम में डाले। इतने सारे डॉक्टर्स पैरामेडिक्स मर गए बिकॉज ऑफ द कोविड। तो उन्होंने वो रिस्क नहीं लिया होता, लाइक व्हाट रिस्क आवर सोल्जर्स टुक राइट नाउ इन ऑपरेशन सिंदूर। तो उन्होंने रिस्क नहीं लिया होता तो लोग अच्छे होके घर नहीं जाते। तो पैसे मिलते हैं डॉक्टर्स को, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत पैसे मिलते हैं, ऐसा नहीं है। ओके। बट डिसेंट लाइफ होती है इफ़ यू आर ए गुड डॉक्टर, अच्छे डॉक्टर हो, प्रैक्टिस अच्छी होती है तो। नहीं, बट अभी तो हम सब सुन रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो डॉक्टर करते हैं प्रॉपर्टीज में। हाँ, करते हैं। हाँ। द रीज़न इसकी जो मैंने बोला कि लीडर्स की परसेंटेज बहुत कम है, तो जो इन्वेस्टमेंट और वो सब इनॉर्मस अर्निंग वो कुछ परसेंटेज डॉक्टर ही करते हैं, बाकी सब एवरेज अर्निंग करते हैं, बाकी ओके। सब इतना नहीं करते बाकी सब। सो दैट 10%, 10-20% हो दैट लीडर दे डू। आपने अभी ऑपरेशन सिंदूर की बात की, हाँ। तो उसमें भी तो डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है। हाँ, पड़ती है। डॉक्टर्स जहाँ पे आपका हेल्थ का बात आएगा तो डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी। वी वर ऑल्सो अलर्टेड कि कुछ मिससेप होता है तो आप लोगों को हॉस्पिटल के साथ, एम्बुलेंस के साथ रेडी रहना पड़ेगा। सो वी आर रिक्वायर्ड एवरीवेयर, मेडिकल्स आर रिक्वायर्ड एवरीवेयर। Where the humans are coming in the picture, then we will always be there. राइट। सर, ऑपरेशन जब सर्जरी होती है तो उसमें स्पिरिचुअल गाइडेंस कितना होता है, कभी फील हुआ है? होता है, देखो कोई भी बड़ा सर्जरी करना होता है तब डॉक्टर्स भगवान से प्रार्थना करके जाते हैं पेशेंट के पास कि लाइक मैं अपनी बात करता हूँ, व्हेन आई गो फॉर अ मेजर सर्जरी देन आई ऑलवेज प्रे गॉड कि मैं जा रहा हूँ उसकी हेल्प करने के लिए, प्लीज़ हेल्प मी टू गेट हिम आउट ऑफ द ऑपरेशन थिएटर। और वो होता है। बट कभी प्रेजेंस फील हुआ है? बहुत बार, मैनी टाइम्स। ओके। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो मैं जब भी स्टक होता हूँ ऑपरेशन में, कहीं पे भी मुझे कुछ रास्ता नहीं दिखा देता, देन मैं अपने भगवान को याद करता हूँ कि अब मैं फंस गया हूँ या फिर अब मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। देन ही मेक्स सच थिंग्स एंड द थिंग्स ट्विस्ट इन अ सेकंड्स, then the pathway gets clear and then the things get clear and then I am also out of the surgery, he is also out of the surgery, patient is also out of the surgery. So many times feel होता है। आप स्पिरिचुअल हो तो आपको फील होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ओके। आई एम ए स्पिरिचुअल गाय। कोई एग्जांपल दे सकते हैं, कोई सर्जरी का आपको याद हो? बहुत सारे हैं ऐसे एग्जांपल। अगर कोई एक, जैसे कि हमारी सर्जरी में ऐसा है कि हमारा पेशेंट जो हम एंजियोप्लास्टिक होते हैं उसके लिए हमारा एक तो हार्ट का कंडीशन कैसा है उसके ऊपर रिजल्ट निर्भर करता है। कभी कभी बहुत वीक हार्ट में हमें काम करना पड़ता है, कभी कभी बहुत मैसिव अटैक में हमें काम करना पड़ता है, कभी कभी सेकंडों का खेल होता है, सेकंडों का, कि जिसमें अगर पेशेंट को हमने आर्टरी ओपन नहीं कर दी तो पेशेंट कैन डाई ऑल्सो। सो एट दैट टाइम कभी कभी हाथ इतना इरिटेटेड होता है तो मल्टीपल टाइम्स इट ट्राइज टू गेट अरेस्टेड बाय इट्स ओन। तो ऐसे समय में फटाफट वायर का अंदर चले जाना, फटाफट बलून का जाना, बलून जाने के बाद वेसल का खुलना, फिर वो प्रेशर जो है, मान लो कि कभी 60 ब्लड प्रेशर पे ऑपरेशन स्टार्ट किया, उस वक्त वो 60 से फिर 90 होना, 100 होना, 110 होना, जिससे आप कंफर्टेबली आगे का काम कर सको। तो उस ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसमें कि बहुत क्रिटिकल पेशेंट हो तो फटाफट ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया हो, ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्स तुरंत आया हो, पेशेंट इम्प्रूव हुआ हो, ऑन टेबल भी पेशेंट इम्प्रूव हो जाते हैं जो ऑलमोस्ट अबाउट टू डाई होते। सो स्टेंट लग जाना अच्छे से, स्टेंट लग जाने के बाद वेसल अच्छे से फ्लो एस्टेब्लिश हो जाना, दूसरा कोई नया इशू ना होना। सो देयर आर मैनी सच थिंग। कभी कभी ऐसे हार्ड ब्लॉक्स होते हैं जिसमें से कुछ नहीं जाता है, वायर तक नहीं जाता है,
बलून तक नहीं जाता है, स्टेंट तक नहीं जाता है, स्टेंट फूलता नहीं है, मतलब जो ओपन अप होना चाहिए जो वेसल के हिसाब से नहीं होता है। तो उस ऐसे कंडीशन में भगवान हेल्प करते ही है डॉक्टरों को, और मेरा कहना है कि वो अच्छे डॉक्टरों को तो जरूर हेल्प करते हैं। ओके। Yes, those who believe in God and those who do honest work to their patients basically. ओके So there are enormous examples है ऐसे। सर, थोड़ा सा मुझे ये समझाइए कि बलून बलून क्या होता है, स्टैंड क्या होता है? ओके, ओ ये एक अच्छा क्वेश्चन है हम्म, कि बलून इज क्योंकि लोगों के दिमाग में बहुत डर है कि क्या डाल देंगे मेरे यस अंदर, यस दैट्स ट्रू। क्या चला जाएगा, यस मुझे यस, पता नहीं। सो बलून क्या है? बलून आर्टरी को ओपन करता है। हम्म, बेसिकली बलून एक्सपांड्स, बाहर से हम उसको एयर से इन्फ्लेट करते हैं तो वो एयर वाटर मिक्स होता है तो उससे बलून एक्सपांड होता है। उसके बाद में एक रास्ता बनता है और वो रास्ता वैसे ही रहे और अच्छी तरह से खुला रहे, उसके लिए जो हम मटेरियल डालते हैं उसको स्टैंड बोलते हैं। तो ये नसें जो होती है वो ब्लॉक करता है? हाँ, नस से ब्लॉक होती है उनको ओपन करता है, ठीक खोलता है। है, खोलता है। और बलून? बलून ओपन करके निकल जाता है। ठीक है। बलून का काम है रास्ता, जैसे कि मान लो कि 100% ब्लॉक है तो 100% में सीधा स्टैंड डालेंगे नहीं, कोई नहीं डालेगा सीधा, क्योंकि कहाँ तक डालना है वो पता नहीं है। तो बलून से वो रास्ता ओपन होगा, 100 का वो 90 होगा, 60 होगा, देन वी विल बी एबल टू सी कि भाई इस तरह का ब्लॉक है, ऐसा स्टैंड इस साइज का चाहिए, इस लंबाई का चाहिए। ओके। फिर वो आर्टरी के साइज के हिसाब से हम जो मटेरियल डालते हैं, जो कोबाल्ट क्रोमियम का, प्लेटिनम का आता है, स्टेनलेस स्टील का आता है, जिसको स्टेंट बोलते हैं, तो वो स्टेंट लगेगा तो उसके बाद में वो फिर से बंद नहीं हो जाएगी नली। ठीक और है। स्टेंट में भी उस पर मेडिकेशन लगी होती हुई स्टेंट के साथ में, तो रिलीज होती है तो फिर से ब्लॉकेज कम करती है, तो उसको ड्रग इल्यूटिंग स्टेंट बोलते हैं, दवाई वाला स्टेंट बोलते हैं उसको। ओके। हाँ, तो रहता स्टेंट है अंदर, बस पेशेंट के शरीर में जो रहता है दैट इज ओनली वन थिंग, दैट इज स्टेंट, नो बलून, नो क्या वायर, साइज नथिंग। होती है उसकी? स्टेंट की साइज डिफरेंट डिफरेंट होती है, जैसे ओके। 2 मिलीमीटर का होता है, 3 का, 4 का, 4.5 का, वेसल के साइज के हिसाब से। लेंथ में छोटी लेंथ से लेके बड़ी लेंथ तक के आते हैं, ब्लॉकेज के लंबाई के हिसाब जिस से। हिसाब से यस, जैसा ब्लॉकेज हो वैसा। ठीक है। और ये सर्जरी लोगों के दिमाग में तो बहुत डर है, पर क्या जान चली जाएगी या फिर नहीं है? ना ना, बिल्कुल नहीं जाती है जान, अच्छा। नहीं जाती है, नहीं जाती। इट इज़ वेरी सेफ सर्जरी क्योंकि लोग बेसिकली। बहुत हाँ, जैसे मेरे ही घर में अभी हुआ है, तो वो मेरे फादर को हुआ था, तो ओके। वो बहुत डर गए कि हम्म मुझे हम्म कुछ हम्म। हो जाएगा उसके डलवाने के बाद। ना 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 ना, ऐसा हम्म, कुछ नहीं होता है। हम्म, बेसिकली सर्जरीज आर सेफ। हम्म, जैसे मैंने बोला कि मोस्ट ऑफ द पेशेंट दे इम्प्रूव, 99% से भी ज़्यादा सक्सेस रेट है इसमें। हम्म, और वंस इट इज डिप्लॉयड, स्टेंट इज डिप्लॉयड, और वंस बाईपास इज डन, अदर साइड इज अ बाईपास सर्जरी। हम्म, तो एक बार हो गया, उसके बाद अगर पेशेंट रेगुलर है अपने मेडिसिन्स में, अपने डाइट, एक्सरसाइज, उसको जो भी लाइफस्टाइल चेंजेस बोले हैं उसमें, हम्म, और पेशेंट कोई व्यसन नहीं करता है, हम्म, खास करके तम्बाकू स्मोकिंग नहीं करता है, ठीक है। तो पेशेंट को ओवरऑल प्रोग्नोसिस, लाइफ लॉन्गेटिविटी अच्छा ही होता है, कुछ नहीं होता है। बहुत कमज़ोर हार्ट होते हैं जिनके, बहुत कमज़ोर, उनको फिर से नया इश्यू आने के चांसेस रहते हैं। रेयर केसेस में ब्लॉकेज भी वो फिर भी से, आफ्टर सम टाइम, हाँ थोड़े हाँ, सालों के बाद। वीक हार्ट होता है तो वो कभी भी परेशान कर सकता है अच्छा। पेशेंट को, वीक, पर्टिकुलर बहुत सीवियर वीक हो तो। हम्म, अदरवाइज सर्जरी के बाद हार्ट का इम्प्रूव होना जायज़ है, क्योंकि उसी के लिए तो ट्रीटमेंट की जाती है। राइट। मान लो कि 20% हार्ट है, वो इम्प्रूव नहीं होने वाला है, हम्म, 20 से 30-40 नहीं होने वाला है, तो फिर तो फालतू के पैसे खर्च करने का मतलब क्या है फिर? हम्म, तो वो हार्ट इज गोइंग टू इम्प्रूव बिकॉज द हार्ट दैट इज नॉट गेटिंग अ ब्लड नाउ बिकॉज ऑफ द ट्रीटमेंट, आइदर इट्स अ स्टेंट और ए बाईपास सर्जरी और मेडिकल ट्रीटमेंट, ओके। फ्लो इम्प्रूव होने वाला है, हीमोडायनेमिक्स इम्प्रूव होने वाले हैं, तो हार्ट को इम्प्रूव होना ही है। हम्म, तो 20% हार्ट से अगर वो बढ़ता है एज एग्जाम्पल, तो पेशेंट की लाइफ इंप्रूव ही होने वाली है, उसका वर्क क्वालिटी इंप्रूव होने वाला है, लाइफ क्वालिटी इंप्रूव होने वाली है, ओवरऑल पेशेंट इज गोइंग टू बी बेनिफिटेड। सो मोस्ट ऑफ द पेशेंट दे गेट दिस टाइप ऑफ बेनिफिट्स। Okay. सेकंड थिंग, रीब्लॉकेज होता है। रीब्लॉकेज वो बाईपास सर्जरी में भी होता है, स्टेंट में भी होता है, बिकॉज इट इज़ अ नेचुरल थिंग। किसी को अपने जानते हैं कि भाई कभी 25-30 साल की उम्र में किसी को अटैक आ गया है, कोई 70 साल 80 साल का है, उसको कुछ नहीं होता है। सो इट्स जीनेटिकली हैपनिंग अ डिजीज, दिस डिजीज हार्ट ब्लॉकेजेस, बहुत सारे रीजन में एक जेनेटिक्स भी है। इसमें भी जेनेटिक्स हाँ होती है, इसमें जेनेटिक्स, पक्का जेनेटिक्स है। तो फिर से रीब्लॉकेज होना वो भी एक नेचुरल थिंग है,
जो किसी भी पेशेंट में हो सकता है, किसी भी डॉक्टर के पास करवाया तो भी हो सकता है, किसी भी हॉस्पिटल में करवाया तो भी हो सकता है. ओनली थिंग, the chances of getting reblockage is very less. So Okay. if you had done a good surgery, good stent is implanted, drug coated stent is implanted, the chances is 3 to 5% only per 100 patients. ठीक है. बाईपास में भी सेम है. अच्छे सर्जन ने सर्जरी किया, अच्छे ग्राफ्ट अच्छे से फ्लो कर रहे हैं, पेशेंट अच्छे से ध्यान रख रहा है, तो उसमें भी रीब्लॉकेज के चांसेस आर लेस. सबको नहीं होते, होते जरूर है लेकिन सबको नहीं होते ऐसे. हाँ, क्योंकि अभी यंगर जनरेशन को भी हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, तो उसके लिए तो क्या कर सकते हैं किसी को समझ में ही नहीं आता. दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू. सी, मैं हार्ट का प्रॉब्लम होना ये मल्टी फैक्टोरियल है. उसमें कुछ चीज़ें ऐसी है जो हम मॉडिफाई कर सकते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी है जिसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते. ओके. तो मॉडिफाई किसको नहीं कर सकते? जैसे कि एज का बढ़ना इज़ वन रिस्क फैक्टर. मेल में ज़्यादा होता है फीमेल से. अच्छा. हाँ. और थर्ड इज जेनेटिक हिस्ट्री. पेरेंट्स को है तो उनके बच्चों को हार्ट का प्रॉब्लम होने के चांसेस ज़्यादा है, पर्टिकुलरली पेरेंट्स को यंग एज में हुआ है तो. सिमिलर टू डायबिटीज. हाँ, सिमिलर टू डायबिटीज. ओके. और कुछ चीज़ें ऐसी है जिसको हम मॉडिफाई कर सकते, जैसे कि डायबिटीज़ है तो हम उसको कंट्रोल करके हार्ट अटैक प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं. राइट. जो 55 की एज में आना है उसको हम 75 तक ले जा सकते हैं इफ़ वी टेक ए प्रॉपर केयर ऑफ डायबिटीज़ एंड लाइफस्टाइल चेंजेस एंड ऑल दैट. वेस्टर्न नहीं करते. हाइपरटेंशन है उसको हमने अच्छे से कंट्रोल किया, अच्छे से डाइट फॉलो किया, अच्छे से एक्सरसाइज की, तो हाइपरटेंशन के कॉम्प्लिकेशन जिसमें एक हार्ट अटैक भी है वो भी कम होगा, लेस होगा, लेटर होगा. सेम थिंग, स्मोकिंग, अल्कोहल हम नहीं लेते हैं, टोबैको नहीं लेते हैं. जो टोबैको स्मोकिंग, आपने यंग पेशेंट की बात करी तो उसमें मुझे पॉइंट पर्टिकुलरली बताना है सबको कि यंगस्टर्स में जो हार्ट अटैक आते हैं उसमें मोस्ट कॉमन कोज इज अ स्मोकिंग एंड टोबैको. ओके. ऑलमोस्ट 80-90% ऑफ यंगस्टर जो इनको हार्ट अटैक आता है लेस देन 45 ईयर्स की एज की बात कर रहा हूँ, तो उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिस्क इज स्मोकिंग. ओके. तो यंगस्टर्स के लिए एक सलाह भी है मेरी ये कि आपको स्मोकिंग अवॉइड करना चाहिए. अभी आजकल देखा देखी में लोग स्मोक करते हैं, राइट. पीयर प्रेशर की वजह से स्मोक करते हैं. तो आपका स्ट्रेस रिलीव करने के लिए आप स्मोक करते हैं, तो स्ट्रेस रिलीव करने के लिए स्मोकिंग की क्या ज़रूरत है? स्ट्रेस रिलीव करने के बहुत सारे मेजर्स है स्ट्रेस को रिलीव करने. वाई टू स्मोक टू रिलीव, वाई टू एड वन मोर स्ट्रेस टू रिलीव स्ट्रेस बेसिकली. राइट. सो दैट इज़ अ मेन. सेकंड मेन रीज़न जो है यंगस्टर्स में हार्ट अटैक आने का, तो दैट इज़ इरेटिक लाइफस्टाइल, इरेगुलर लाइफस्टाइल. लेट तक जगना, लेट उठना, बाहर का खाना, डेली बाहर का खाना, एक्सरसाइज ना करना, हेल्थ का ध्यान न रखना. दिस आर द रीजंस विच आर क्रिएटिंग मोर यंग हार्ट अटैक्स नाउअडेज. ओके. थोड़ा सा कोविड के बारे में भी बोल दूँ. हाँ. वो उसके बारे में बहुत चल रहा है कि भी कोविड की वजह से हार्ट अटैक आते. सो सी, द कोविड वो एक सिर्फ फेफड़ों की बीमारी नहीं थी. अच्छा. इट वॉज ए सिस्टेमिक डिजीज बेसिकली. वो वास्कुलेचर को इन्फ्लाम करती थी, अफेक्ट करती थी. वास्कुलेचर सब जगह पे है, लंग्स में भी है, हार्ट में भी है, और सब जगह पे है. तो कोविड ने लोगों में इन्फ्लामेशन जरूर बढ़ाया है. कोविड ने ओके. उसकी वजह से मैंने जो पैटर्न चेंज देखा है, मेरी प्रैक्टिस का पैटर्न बोलूँ तो प्री कोविड जो मैं पेशेंट की एंजियोग्राफी करता था उसकी जो फाइंडिंग्स होती थी उसमें पोस्ट कोविड फाइंडिंग्स काफ़ी चेंज हो गई है. ओके. तो जो वेसल की स्मूथनेस थी, वेसल का फ्लो का जो पैटर्न था, कैरेक्टर था, वो बिल्कुल चेंज हो गया है. तो मुझे ऐसे महसूस हो रहा है और मैंने देखा है कि पोस्ट कोविड आर्टरीज का जो टोन था एंडोथेलियम का, वो चेंज डेफिनेटली हुआ है. बट कोविड इज नॉट द ओनली रीजन फॉर द हार्ट अटैक, नॉट द कोविड वैक्सीन इज द ओनली रीजन फॉर द हार्ट अटैक. उसके कोएगुलेबिलिटी बढ़ती थी, कोविड की वजह से कोएगुलेबिलिटी बढ़ती थी, मतलब कि क्लॉटिंग होता था जो कोविड के समय में होता था. अभी इतने समय तक वो इफेक्ट रहना, इट इज अभी उसका पूरा डेटा आया नहीं है कि अब तक वो जिसको 20 में कोविड हुआ और अभी तक 25 तक उसका क्लॉटिंग का इश्यू चल रहा है. सो वो डेटा आना बाकी है. बट कोविड इज डेफिनेटली, उसने चेंजेस तो लाए हैं वास्कुलेचर में, और वैक्सीन ने क्लॉटिंग किया है बट नॉट इन दैट मच परसेंटेज. सो लोगों को एक ये चीज़ है कि कोविड वैक्सीन लिया है तो मुझे अटैक आ जाएगा, कोविड हुआ तो अटैक आ जाएगा, ऐसे कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है. क्योंकि अभी फिर से सुनने में आया कि कोविड वापस आ रहा है.
सो सी अब तो ये रिकरेंट होता रहेगा दिस टाइप। देखते हो कौन सा वेरिएंट है, कितना Okay. अफेक्ट करता है पेशेंटों को। कोविड होना है नाउ इट विल बिकम लाइक ए फ्लू लाइक डिजीज। तो जैसे सीजनल सर्दी बुखार जुकाम होता है वैसे कोविड वैसे हो जाएगा लाइक दैट। अभी इतने मोर्टालिटी के नंबर्स आए नहीं हैं ऐसे, मतलब कि सीरियस केसेस के नंबर इतने आए नहीं है। स्प्रेड आउट है लेकिन इतना डेटा नहीं आया कि भाई पेशेंट सीरियस हो रहे लाइक। पर आया है। हाँ स्टार्ट हो गए कोविड, स्टार्ट हो। इवन और गुजरात में भी पेशेंट्स आ गए सब जगह पे, हाँ, मुंबई में भी आए हैं, yes, हर yes, जगह, yes, पूरे इंडिया में फैल रहे yes। हैं। तो इसको रोकने के लिए तो कुछ कर नहीं सकते। कोविड का जो प्रीवियस अपने ध्यान रखते थे भाई, हैंड सही। वॉशिंग, मास्क पहनना, दूर रहना कोविड के पेशेंटों से, आइसोलेशन करना बेसिकली, और सेल्फ लिमिटिंग है। अगर वेरिएंट नॉन इतना वो नहीं है, हार्मफुल वेरिएंट नहीं है तो कुछ नहीं होगा देन। और मोस्ट ऑफ द आवर पॉपुलेशन इज वैक्सीनाइज अगेंस्ट कोविड, वो भी तो एक है हमारा बट उसमें भी तो वैक्सीनेशन पे तो वही था कि उससे ही हार्ट अटैक बढ़ा। हाँ, मैंने बोला ना कि वो क्लोटिंग करता था, डेफिनेटली करता था, लेकिन नंबर्स वर वेरी लेस। अच्छा। अगर इतना बड़ा क्लोटिंग का रिस्क होता तो गवर्नमेंट वुड हैव स्टॉप गिविंग वैक्सीन्स। तो इतना हाइप क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, इतना हाउ क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है कोविड वैक्सीन के बारे में, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है, गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट बॉडीज, दे मस्ट हैव चेक ईच एंड एवरीथिंग। हाँ वो ठीक है कि भाई उसका डेटा उस वक्त 20 से 22 तक का ही डेटा होगा, अभी 25 का अब आएगा, 30 का बाद में आएगा। जैसे जैसे ईयर्स जाएंगे देन द लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स विल बी स्टडीड एंड विल बी रिलीज। क्या होता है किसी भी चीज़ का शॉर्ट टर्म रिजल्ट होता है, देन लॉन्ग टर्म्स होता है, तो लॉन्ग टर्म की स्टडी चल ही रही होगी अपने इंस्टीट्यूशन में सब। ओके। हम सर्जरी करते हैं, उसके बाद डॉक्टर्स बोलते हैं कि ये खाना नहीं है, वो पीना नहीं है, तो वो बहुत लोग ध्यान रखते हैं और मोस्टली लोग नहीं रखते। तो वो ध्यान रखना ज़रूरी है कि कुछ समय के बाद चलेगा? ना ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये हार्ट की बीमारी होती है, वो क्रोनिक डिजीज में आती है। वो इट्स नॉट लाइक ए इन्फेक्शियस डिजीज़ कि एक बार मलेरिया हो गया या न्यूमोनिया हो गया और दूसरी बार जब होगा तब होगा, ऐसा नहीं है। इट्स अ क्रोनिक डिजीज, सो इट विल गो ऑन रिपीटिंग सेम बॉडी में। तो ध्यान तो आपको रखना ही है, जिसमें सॉल्ट कम करना है, शुगर कम करना है। यस, शुगर तो वैसे भी अच्छा नहीं है। हाँ, ऑयली चीज़ें आपको कम करनी है, इतना डाइट में ध्यान है। बाहर का खाना, अभी बाहर के खाने में सबसे बड़ा इशू है, दैट इज़ इशू ऑफ अ क्वालिटी बेसिकली, एडल्ट्रेशन। सो दैट एडल्ट्रेशन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इंक्रीजिंग इन हार्ट प्रॉब्लम्स एंड वास्कुलर प्रॉब्लम्स बेसिकली। तो बाहर आपको ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। आपने हार्ट सर्जरी करवाई है 110 पर, ऐसा नहीं कि आप कुछ नहीं, नॉर्मल लाइफ आप आराम से जी सकते हैं और लिमिटेड फॉर्मेट में, मतलब कि खा भी पी सकते हैं, एंजॉय भी कर सकते हैं, बट यू हैव टू बी केयरफुल। सिर्फ हार्ट सर्जरी में कि कोई भी ऑपरेशन में या ये हार्ट के साथ साथ जो वास्कुलेचर होता है, जैसे कि ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, पैर का कुछ प्रॉब्लम हुआ है, वास्कुलर प्रॉब्लम हुआ है, उन सब में ये ध्यान रखना जरूरी है। नॉर्मल बीपी डायबिटीज़ के पेशेंट है तो उनको उस हिसाब से ध्यान रखना जरूर है कि बीपी के पेशेंट है तो सॉल्ट कम लेना है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वो सब अच्छा से लेना है, बाहर का खाना नहीं खाए। सेम अप्लाइज इन डायबिटीज़ ऑल्सो, सेम अप्लाइज इन ओबेसिटी ऑल्सो। क्योंकि आजकल ऐसे डॉक्टर्स के वीडियो वायरल होते हैं कि खाओ, आप कुछ भी खाओ, अभी यंग हो, घूमो फिरो। हाँ, घूमना फिरना अच्छी बात है कि उससे घूमने आपको फिरने के साथ कि आप कुछ भी खाओ, फिर कब खाओगे, तो ये सब भी फैल रखा है बहुत ज्यादा। यस, सी देयर आर टू थॉट्स। वन इज, आप पोस्ट कोविड लोग बोलते खाओ पियो और ऐश करो, कोविड जैसा माहौल आ गया तो क्या करोगे। तो उसकी वजह से हमें इरिस्पॉन्सिबल नहीं बन जाना है कि भाई हमने इतना सारा बाहर का खा लिया कि हम अपनी हेल्थ को बिगाड़े, ऐसे नहीं करना है। हाँ, घूमो फिरो, खाओ, बट अगर आप बाहर घूमे हो, खाया पिया है, तो बाकी के दिनों में आप उसको रेस्ट्रिक्ट करो। बाकी के दिनों में आप सात्विक भोजन ले लो, हफ्ते 15 दिन, तो वो बैलेंस हो जाएगा आपका बराबर। बाकी एवरीडे, अब जैसे कि अभी एवरीवेयर कैफेस खुल रहे हैं और आउटसाइड ईटरीज खुल रही है और स्ट्रीट फूड्स खुल रहे हैं, ऐसे तो फिर लोग बाहर खाते रहेंगे तो हेल्थ प्रॉब्लम होते ही रहने वाले हैं। दैट इज गोइंग टू बी देयर। इसीलिए तो इतना एपिडेमिक हो रहा है हार्ट अटैक का। हार्ट अटैक, डायबिटीज, बीपी क्यों बढ़ रहे हैं इतने सारे। अभी बच्चे भी, छोटे बच्चे भी ओबेस होने लगे हैं। द रीज़न इज आउटसाइड फूड ओनली।
जिसमें कैलोरी का लेवल, उसमें जो इंग्रेडिएंट्स है वो पर्टिकुलरली डिफाइन नहीं होते हैं। हाँ, तो दैट इज द रीज़न। क्योंकि आजकल तो ऐसे आ गए हैं स्टोर्स जो बोलते हैं कि इतना प्रोटीन है, ये है, तो वो हमको क्या पता है कि वो सच में डालते हैं या नहीं डालते हैं। दे मस्ट बी रेगुलेटेड, दे मस्ट बी रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट बॉडीज। सो वो अगर उन्होंने बोला है तो होना ही चाहिए। राइट। हाँ, होना ही चाहिए और होता भी होगा, क्योंकि गवर्नमेंट इज देयर टू लुक आफ्टर, फूड डिपार्टमेंट है देयर इज देयर टू लुक आफ्टर द थिंग्स। राइट। आजकल पनीर का हर जगह फैला हुआ है कि फेक पनीर होता है। हम खुद भी रेस्टोरेंट में कहीं जाते हैं तो फील होता है कि ये पनीर अच्छा नहीं है। तो पनीर का रीज़न है क्या इस चीज़ का कि उससे इफ़ेक्ट होता है? सी, पनीर के बारे में बहुत हुँ, न्यूज़पेपर में बहुत आता है कि हुँ, मेजॉरिटी ऑफ द पनीर सोल्ड इज हुँ, एडल्ट्रेटेड पनीर, हुँ, नॉट अ रियल पनीर। तो वो तो एक इशू लग ही रहा है, दैट्स वाई द पेपर्स आर प्रिंटिंग। राइट। और फूड डिपार्टमेंट चेक करता ही होगा, उससे ही डेटा आता होगा उनके पास। हुँ, पनीर हो या और कोई चीज़ हो, हुँ, जैसे कि पनीर के साथ घी है, ऑयल है, बटर है, हुँ, चीज़ है, ब्रेड है, हुँ, या फिर आप मान लो कि जो आटा ही है, हुँ, तो उसमें किसी में भी अगर एडल्ट्रेशन होता है, हुँ, तो वो एडल्ट्रेशन किस चीज़ का होता है, उसका हार्ट पे क्या असर है, उसका अपने बॉडी पे क्या असर है, हुँ, उसके हिसाब से डिजीज़ का प्रिवेलेंस बढ़ेगा। ठीक है। सो एनी फूड, जैसे कि हम सुनते हैं कि फ्रूट्स को केमिकली पकाया जाता है। हुँ, मैंगो की ही बात कर लो, अभी सीज़न है मैंगो का। हुँ, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, कुछ भी फ्रूट खाने से पहले एक डर लगता है। राइट। मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ हुँ, कि मैं एक अच्छा खाना खा सकूँ, ऐसा एक बंदा हो, मुझे खाना है अच्छा, आई कैन अफोर्ड दैट हुँ, फूड। बट नाउ द फियर विच इज़ गोइंग इन माइंड, हुँ, माई बैक ऑफ द माई माइंड इज वेदर ये अच्छा होगा कि नहीं होगा, ये राइट। ऑर्गेनिक होगा कि नहीं होगा, हुँ, इसमें कुछ एडल्ट्रेशन हुआ होगा कि नहीं होगा। हुँ, तो ये एक बड़ा इश्यू है। आपने एक अच्छा पॉइंट रेज किया है पनीर के नाम पे। हुँ, सो दिस इज गोइंग टू बी ए मेजर इशू एंड दिस इज गोइंग टू बी ए मेजर हेल्थ प्रॉब्लम। हुँ, सो मेरा रिक्वेस्ट है फूड डिपार्टमेंट से हुँ, कि आप इतने स्ट्रिक्ट लॉ लाओ, राइट। जैसे फॉरेन में लॉ है कि भी आप कुछ भेड़सेड़ कर ही नहीं सकते, हुँ, एडल्ट्रेशन कर ही नहीं सकते। इफ़ यू आर डूइंग दिस, then instead of giving them a small punishment, give them such a harsh punishment because they are playing with somebody's life. हुँ, उनके खुद के नफ़े के लिए, मतलब उनके खुद के बेनिफिट के लिए बेनिफिट। दे आर प्लेइंग विद समबडीज लाइफ। तो एक अपना डिपार्टमेंट को ऐसा कुछ मुहिम करना चाहिए हुँ, कि जिससे ये सारे एडल्ट्रेशन करने वाले को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। क्योंकि अगर ऐसे ही सब चीज़ों का एडल्ट्रेशन होता रहा, हुँ, जैसे कि अनाज का होता रहा, फ्रूट्स का होता रहा, हुँ, ये पनीर बटर चीज़ ऑयल्स का मतलब होता रहा, हुँ, तो इंसान खाएगा ही क्या फिर? राइट। अगर और खाना तो उसको पड़ेगा ही, हुँ, खाना तो उसको पड़ेगा ही। पेट भरने के लिए सबको खाना तो खाना ही पड़ेगा। पड़ेगा। जहाँ से मिलेगा वहाँ से खाना पड़ेगा। हुँ, तो अगर इसके बारे में हमने नहीं सोचा जल्दी से, तो अपने पास ये सारी बीमारियाँ इंक्लूडिंग कैंसर, हार्ट के प्रॉब्लम्स, वास्कुलर प्रॉब्लम्स, वो सारी एपिडेमिक होने वाली ही है। और जो कैंसर बढ़ रहा है, उसमें वन ऑफ मेन रीज़न ये भी है, एडल्ट्रेशन ऑफ द फूड एंड एडल्ट्रेशन ऑफ द दिस ग्रेन्स एंड थिंग्स। ओके। क्योंकि सब जगह पे इतना पेस्टिसाइड यूज़ होता है, अल्टीमेटली माइक्रो माइक्रो लेवल पे ही वो बॉडी में तो जा ही रहा है। हुँ, तो उसके बारे में हमें कुछ सीरियसली सोचना चाहिए। ओके। एक और रीज़न है जो नॉन-वेज खाते हैं, तो उसके बारे में भी बोलते हैं कि अगर आपने जैसे कि नॉन-वेज खाया, तो जानवर में कोई बीमारी है, हुँ, हुँ, तो वो आप में आ जाती है। हुँ, हुँ, हुँ। इज़ इट ट्रू? हाँ, कम्युनिकेबल डिज़ीज़ होती है, वो आ सकती है। कम्युनि ठीक है। डिज़ीज़ कैन बी 2 टाइप, वन इज़ नॉन कम्युनिकेबल, हुँ, वन इज़ अ कम्युनिकेबल। अगर कम्युनिकेबल डिज़ीज़ है और उसको आपने जो भी फ्लैशेस उसके खाए, हुँ, तो उसमें अगर है तो इट कैन बी ट्रांसमिटेड इन यू आल्सो इफ यू ईट द सेम थिंग। फूड पॉइज़निंग के जैसा ही है, मतलब हुँ, कोई फूड है जो बिगड़ा हुआ है, हाँ, हमने उसमें उसको खाया, तो उसमें जो जर्म्स है, ऑर्गेनिज़म्स है, वो हमारे अंदर गए और उसने हमें फिर पॉइज़निंग किया। हुँ, डायरिया, वोमिटिंग हुआ, कोई क्रिटिकल हो गया, तो इट्स द सेम लाइक थिंग। ठीक है।
ठीक है. वैसे मैं आई एम ए प्योर वेजिटेरियन, सो आई I डू am नॉट हैव also pure आई vegetarian. आई डू नॉट हैव एनी एक्सपीरियंस अबाउट द नॉन वेज थिंग्स, बट इन जनरल मेरे हिसाब से ऐसा होता होगा. ओके, ओके. सर, हार्ट अटैक आता है तो उस पता कैसे चलता है हमको कि क्या आने से पहले पता चल सकता है कि हार्ट अटैक मुझे आएगा, ऐसा कुछ? हाँ, मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में हम्म. प्रोड्रोमल सिम्टम्स आते हैं. हम्म. प्रोड्रोमल मतलब कि बड़ी बीमारी आने से पहले आने वाले लक्षण. ओके. तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में हम्म. तो जैसे कि पेशेंट को थोड़ा थोड़ा छाती में दर्द होना चालू हो जाता होता है, फिर ठीक हो जाता है अपने आप. बट छाती में दर्द तो मसल के लिए भी हाँ, हो सकता आई है. एम कमिंग टू दैट हाँ, okay. पॉइंट ऑल्सो, कि छाती में दर्द हुआ, फिर अपने हम्म. आप ठीक हो गया, फिर से हुआ, फिर अपने आप ठीक हो गया. आपने हाँ. गए ईसीजी करवाया, ओके आया, नॉर्मल आया, छोटा मोटा पेन किलर ले लिया, फिर से हुआ. कभी कभी पेशेंट को अनइजीनेस फील होने लगता है. कभी कभी पेशेंट को ऐसे लगता है कि मुझे कुछ एबनॉर्मल है. प्रीवियसली आई वॉज टोटली नॉर्मल, नाउ आई एम फीलिंग समथिंग अनकंफर्टेबल एबनॉर्मल इन माई बॉडी. ओके. ऐसा कुछ भी आपको लगता है, कभी पसीना आ जाना, कभी आप चलने पे सांस फूलना. एक गैस का भी प्रॉब्लम ये है कि गैस इज ऑल्सो वन ऑफ द सिम्टम ऑफ द हार्ट अटैक. ओके. सो जब भी मेरे पास कोई गैस का पेशेंट आता है तो मैं वो पेशेंट को गैस है ऐसा ट्रीट करने से पहले सब कुछ स्क्रीन आउट कर लेता हूँ कि इसको हार्ट का प्रॉब्लम होने के चांसेस कितने हैं. एज क्या है पेशेंट की, पेशेंट का लाइफस्टाइल कैसा है, पेशेंट के वेशन कितने हैं, पेशेंट में अदर बीमारी जैसे कि बीपी, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल कितना है, पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री कैसी है, उसका गैस के जो सिम्टम्स है उसका दूसरी उसके एक्टिविटी के साथ, खाने पीने के साथ कैसा रिलेशन है. देन आई रीच टू द कंक्लूजन कि ये गैस का है या हार्ट रिलेटेड भी है. ओके. गैस से हार्ट अटैक नहीं आता है, लेकिन हार्ट अटैक आता है उसमें गैस जैसे सिम्टम्स आते हैं. अच्छा. Yes. So if you are a very young person, if you are a aged person, if you have a diabetes, तो ऐसे लोगों में हार्ट अटैक में एसिडिटी के सिम्टम के साथ हार्ट अटैक आता है. तो आपको एसिडिटी बहुत हो रही है, बार बार हो रही है, देन इंस्टेड ऑफ टेकिंग रेमेडी एट होम, ठंडा खा लिया, पी लिया, आइसक्रीम खा लिया, एक गोली ले ली एसिडिटी की, उससे साथ साथ आपको एक ईसीजी निकलवा देना चाहिए. ईसीजी, यस. ईसीजी में आपका हार्ट का प्रॉब्लम है तो पता चल जाता है. ठीक है. ईसीजी क्या होता है? ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जो अपने हृदय की गतिविधि कैसी है वो देखने के लिए जो करते हैं, हाउ द हार्ट इज फंक्शनिंग, जो फुल बॉडी वो लीड्स लगाई जाती है बॉडी में, और ठीक है. हार्ट की जो चेंजेस है वो देखे जाते हैं, वेदर इट्स नॉर्मल, एबनॉर्मल है तो किस तरीके का है. तो एक तो ईसीजी करवाइए. दूसरा, अगर ईसीजी करवाने के बाद भी आपको बार बार गैस एसिडिटी जैसा फील हो रहा है, देन यू कंसल्ट सम गुड स्पेशलिस्ट हु कैन रूल आउट. ईसीजी में बोलते हैं कि हर बारी पता नहीं चल जाता है कि हार्ट अटैक आया है. या दैट्स ट्रू. सारे हार्ट अटैक में तुरंत ईसीजी में चेंजेस नहीं आते हैं. ओके. ईसीजी में चेंजेस आने में थोड़ा टाइम लगता है, घंटा 2 घंटा लगता है. सो इन अवर प्रैक्टिस पता चलता है. यस, पता चलता है. हार्ट अटैक का पता ईसीजी से ही चलता है. ओके. फर्स्ट टेस्ट इज ईसीजी, देन ब्लड रिपोर्ट्स, देन इको, देन एंजियोग्राफी, वो सब बाद में आता है. ओके. तो हमारी प्रैक्टिस में हम क्या करते हैं, इफ़ वी हैव ए स्ट्रॉन्ग डाउट कि दिस पेशेंट इज हैविंग हार्ट अटैक सिम्टम्स, और उसका ईसीजी नॉर्मल है मान लो कि, तो हम फिर से उसको ईसीजी लेते हैं, उसको वही रखते हैं, ऑब्जर्वेशन में रखते हैं. ओके. आफ्टर 30 मिनट्स 20 मिनट्स डिपेंडिंग ऑन द सिम्टम्स, सीवियरिटी, कैरेक्टर, 20 मिनट 30 मिनट लिया, फिर भी अगर नॉर्मल है तो फिर हम फिर से अगेन लेते हैं आफ्टर 30 मिनट्स. देन 2-3 ईसीजी नॉर्मल हो, देन ओनली वी सी फॉर द अदर थिंग्स ऑल्सो. पैरेलल वर्कअप दूसरी बीमारियों का चलता रहता है, जैसे कि इको कर दिया, ब्लड रिपोर्ट्स कर दिए, तो उससे हमें आइडिया मिल जाता है कि यह हार्ट अटैक है कि नहीं है. ओके. रिगार्डिंग दैट मस्कुलर पेन, तो सारे चेस्ट पेन हार्ट के पेन होते नहीं है, मसल पेन भी हो सकता है. बट मसल पेन है वो स्टेम करने के लिए, मसल पेन है वो बोलने के लिए, उससे पहले दूसरा रीज़न नहीं है, वो आपको रूल आउट करना पड़ता है. जैसे कि ईसीजी करके देखा, सिम्टम्स के कैरेक्टर, लाइफस्टाइल, all in one देख के, then only you can say whether it's a muscle pain or a cardiac pain. Okay. Is alcohol is a reason also? अल्कोहल में ऐसा बोलते हैं कि in a 30 to 60 ml quantity, it is beneficial to heart. Okay. Yes, particularly wine is beneficial to the heart because it relieves stress. Cholesterol में भी थोड़ी positive effects होती है, but we do not recommend. As a doctor, we do not recommend because people do not
रिमेन टू दैट 30 to 60 ml, अगर हम राइट, एडवाइस में इन देते इंडिया हैं, तो नहीं। हाँ, तो वहाँ तक स्टिक रहते तब तक इट इज़ अलाउड। ठीक है। हार्ट अटैक आ सकता है, अल्कोहल बहुत लेते हैं तो उनको डिसलिपिडेमिया होता है, मतलब कोलेस्ट्रॉल में चेंजेस होते हैं, ब्लड प्रेशर होता है, डायबिटीज़ भी हो सकता है, तो उस वजह से हार्ट अटैक आने के चांसेस रहते हैं अल्कोहलिक पेशेंट्स में। ठीक है, क्योंकि जैसे पथरी की बीमारी देख लेते हैं तो उसमें तो बोलते हैं कि आप बियर पियो, हाँ। निकल जाएगी। तो लोग उसके बाद चालू करते हैं, फिर वो बंद ही नहीं होती। दैट्स ट्रू। इसीलिए हम एज ए थेरापी वी डोंट रिकमेंड अल्कोहल एंड इक्विवेलेंट टू अल्कोहल। ओके सर, अगले 10 सालों में बिकॉज ऑफ एआई हाउ डू यू थिंक कि सर्जरीज कैसे चेंज होगी, क्या चेंजेस आएंगी? सो इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन। आजकल अपने लाइफ में एआई आ गया है, बिगेस्ट थिंग। तो इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट, इट इज़ गोइंग टू improve the treatment quality, it is going to improve the diagnostic capacity of the diseases particularly. ओके। तो AI will play a big role in that also. But हाँ, ह्यूमन को इस थेरापी में रिप्लेस करना इट इज़ नॉट पॉसिबल इन नियर फ्यूचर। ओके, ह्यूमंस का रोल रहने वाला है। बिकॉज ऑफ रोबोट्स की भी बात हो रही Yes. है, तो वो रिप्लेस कर सकते हैं क्या? रोबोट्स भी रिप्लेस इसलिए नहीं कर सकते कि रोबोट को भी ऑपरेट करने के लिए तो बंदे को Human बैठे ही से। रहना पड़ता है, But, डॉक्टर को बैठे ही रहना पड़ता है। बट कम तो हो जाएंगे हाँ इंसान। हाँ, उनका रोल बढ़ेगा। हाँ। जैसे कि हार्ट में इतना रोबोट का रोल अभी तक एस्टेब्लिश नहीं हुआ है। जीआई सर्जरी है, एब्डोमिनल सर्जरी, उसमें कैंसर सर्जरी में रोबोट इज एस्टेब्लिश वर्ल्ड ओवर, बट हार्ट में इतना उसका इतना रोल एस्टेब्लिश नहीं हुआ है, यूटिलाइजेशन इतना नहीं हुआ है, कोई बड़े सेंटर्स इतना रोबोट का यूज़ नहीं कर रहे हैं। हार्ट की सर्जरीज की बात कर रहा हूँ मैं पर्टिकुलरली। ठीक है। बट इन नियर फ्यूचर और कमिंग डेज इट मे बी पॉसिबल कि भाई आप बाहर ही बैठे रहो, रोबोट ही सारा ट्रीटमेंट कर दे। इट इज़ अ पॉसिबिलिटी, ओके। बट स्टिल दैट डेज हैज नॉट केम स्टिल। एआई कैन टीच कि डॉक्टर कैसे बना जाता है इन फ्यूचर? सी एआई में आई डोंट नो, इट्स अ वास्ट, वेरी वास्ट सब्जेक्ट, सो एआई कैन डू एनीथिंग। ओके। जिस हिसाब से एआई चल रहा है, इट कैन डू एनीथिंग। एआई कैन इवन आपको आपके सारे रिपोर्ट्स एनालाइज करके एआई के बोल सकता है कि इनको क्या बीमारी हो सकती है, बिकॉज बेसिकली इट्स अ फीडेड थिंग, मल्टीपल थिंग्स फीडेड। मैंने प्रीवियसली भी बताया कि डॉक्टर्स में सब सक्सेसफुल नहीं होते हैं। राइट राइट। क्यों ऐसा क्यों है? बेसिकली इट्स अ माइंड गेम। डॉक्टरी इज अ माइंड गेम। राइट। आपने बोला कि मुझे ये है, मैंने उसको एनालाइज किया, मेरे पास एक नॉलेज है, मुझे पता है कि इतनी थाउजेंड्स बीमारी में ये सिम्टम्स है। आपके सिम्टम्स से हिसाब से मैंने उसको इंटीग्रेट किया अपने माइंड में, और फिर आई रीच टू ए कंक्लूजन कि आपको ये डिजीज है, जो वो मैं इंटीग्रेशन की वजह से पकड़ पाया कि आपको ये बीमारी है। तो एआई तो सेम ही है। एआई में भी आपने फीड किया कि दिस आर द 10,000 एआई डिजीजेस। में भी जो फीड किया गया है वो हमारी नॉलेज है। एग्जैक्टली। और उसको वो अपने हिसाब से करके। बट एआई जैसे कि हमारी एंजियोग्राफी की जो कैथलैब्स आती है जिसमें हम ऑपरेशन करते हैं, उसमें एआई इंटीग्रेशन होता है, अब नई लैब्स में आता है, तो उससे पता चल जाता है कि दिस आर 3 ब्लॉकेजेस, उसमें ये इंपॉर्टेंट है, ये सीवियर कैटेगरी का है, मॉडरेट कैटेगरी का है, इसको स्टेंट डालने से फ़ायदा होगा, इसको बाईपास करने से फ़ायदा नहीं होगा, या इसको बाईपास करने से फ़ायदा होगा। तो एआई इज हेल्पिंग इन दैट वे। Yes. Okay. So treatment में definitely it is going to be used more and more, and it will help. But it will be a synergistic thing, symbiotic things. Not कि AI आ गया तो हम लोग चले जाएंगे, ऐसा होने वाला नहीं है कभी। Doctors will be there. Okay. एक बहुत बड़ा टॉपिक है, साइंस बड़ा है या भगवान? See, भगवान तो बड़े ही है सबसे। Of course. भगवान है तभी ये सृष्टि की रचना हुई, और उसके बाद साइंस आया। तो साइंस और भगवान एक दूसरे के साथ डायरेक्ट कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, सबका अपना अपना अलग अलग रोल है। साइंस है अपनी जगह पे है, भगवान है अपनी जगह पे है। हाँ ठीक है। तो भगवान के ब्लेसिंग के बिना कुछ होना पॉसिबल ही नहीं है। नॉट इन साइंस, इवन साइंस ऑल्सो, साइंटिस्ट ऑल्सो, डॉक्टर्स ऑल्सो, इंजीनियर्स ऑल्सो। सो क्योंकि वो भी तो बोलते हैं भगवान सब बचा लो। हाँ, ऑब्वियसली ऐसा ही होता है ना। इफ यू आर गोइंग फॉर ए वॉर, इफ यू आर गोइंग फॉर ए ऑपरेशन, इफ यू आर गोइंग टू मेक अ बिग बिल्डिंग, इफ यू आर गोइंग टू रिलीज समबडी फ्रॉम द फ्लड, अल्टीमेटली आपको हेल्प कौन करता है? भगवान ही करते हैं। कौन करता है? सर, अगले 10 या 50 सालों में
बोल रहे हैं कि हार्ट अटैक का रेशियो इतना बढ़ जाएगा कि हर घर में एक एक 5 लोग हैं तो 2-3 को हार्ट अटैक आएगा। सो उससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं? So, I will answer this question in two portions. ओके। जैसे कि ये डिजीज़ का बर्डन बढ़ता जा रहा है, मल्टीपल राइट। रीज़न है उसके, जिसमें हमारी लाइफस्टाइल इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीज़न। देन हमारे देश में डायबिटीज़ इतने बढ़ रहे हैं, बीपी इतना बढ़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स इतने बढ़ रहे हैं, ओबेसिटी के पेशेंट्स इतने बढ़ रहे हैं। हमारा जो हैबिट्स है वो अच्छे नहीं है, मतलब बुरे होते जा रहे हैं हैबिट्स। जैसे कि मैंने कि टोबैको कंजप्शन बहुत है, राइट। स्मोकिंग इज़ वेरी रैम्पेंट एवरीवेयर। आप देखो अभी तो लड़कियां भी स्मोक करती है, आप एज ए स्टेटस वो दिखाती है स्मोक करते करते। सो नॉट आई अभी एम नॉट ए कहीं जेंडर तो बायस पर्सन, बट हाँ, एवरीबडी इज कॉपिंग बेसिकली। कहीं तो मैंने अभी सुना था, सच है झूठ पता नहीं, कि आज मेन से ज़्यादा वुमेन स्मोकिंग बढ़ गई है। हाँ, ऑब्वियसली, क्योंकि आप देख देख के सीखते हो। राइट। अगर आपके यहाँ पे साइकिलिंग ट्रैक है, कोई 5 लोग साइकिल चला रहे, देन आपको भी लगेगा कि मैं भी चलाऊँ इनके साथ। राइट। तो जिस हिसाब से आपका एनवायरनमेंट है उस हिसाब से चीज़ें बढ़ेंगी। तो बीमारी तो डेफिनेटली बढ़ती ही जा रही है, वो बढ़ती ही रही है। हमने जो पहले प्रैक्टिस का ट्रेंड देखा था, जैसे कि मैंने 2010-15 तक जो प्रैक्टिस किया, उसमें यंग पेशेंट कम आते थे। डिजीज़ तो होती थी, लेकिन अच्छी रिजल्ट के साथ ट्रीट कर सके ऐसी डिजीज़ थी। मतलब कि बीमारी होती थी, लेकिन बीमारी ऐसी होती थी जिसको हमने ट्रीट किया तो उसका लॉन्ग टर्म रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा। अभी डिफ्यूज ब्लॉक बहुत आते हैं, यंगस्टर्स में आते हैं, मल्टीपल वेसल में आते हैं, तो क्लीन वेसल दिखने को नहीं मिलती है, मतलब। तो डिजीज इज इंक्रीजिंग, और उस हिसाब से आपको ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। और सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये जो लाइफस्टाइल चेंजेस आफ्टर दिस डिजिटलाइजेशन एंड सोशल मीडिया एंड मोबाइल यूजेस जो हुआ है, उसकी वजह से ये बीमारी में बहुत बड़ा राइज आया है। यस, तो एक्टिविटी लेवल कम हो गई लोगों की। तो इसको जितना पास रखेंगे वो हाँ। इफेक्ट करता है? नॉट इन द वे ऑफ फोन द या रेडिएशन, बट इट इज कंज्यूमिंग योर टाइम। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फोन रखने का भी बोलते हैं हाँ। कि उससे आपको ज्यादातर सो डायरेक्ट उसके रिलेशंस अभी तक एस्टेब्लिश नहीं हुए हैं, Okay. डायरेक्ट कि मोबाइल के रेडिएशन से हार्ट अटैक आता है या हार्ट की बीमारी बढ़ती है, ऐसे। बट इट इज कंज्यूमिंग योर टाइम, ठीक है। इट इज कंज्यूमिंग योर फिजिकल एक्टिविटी, it is consuming your mind status, it is consuming your outdoor activities, ठीक है। it is consuming your socialization. More mobile means you are less socialized. राइट। आप डिजिटली सोशलाइज होते हैं, सिर्फ फिजिकली नहीं होते हैं। सो एवरीवेयर इट इज प्लेइंग रोल। हमारे टीम में भी एक है, वो पूरे दिन गेम खेलता रहता हाँ, है और बस कुछ नहीं करता। एवरीवेयर इट इज। बच्चे भी वही करते हैं, हाँ। बड़े भी वही करते हैं। तो मोबाइल का यूजेस बढ़ा है, उस हिसाब से लोगों की एक्टिविटी लेवल कम हो गई है। हाँ। शांति नहीं है लोगों को। अभी 45 सेकंड का रील है, वो भी पूरा नहीं देखते, वो भी तुरंत स्क्रॉल कर देते हैं। हाँ। तो इतना मतलब टाइम नहीं है किसी के यस, पास। टाइम नहीं है। इतना जल्दी है सबको, एवरीबडी इज इन हरी बेसिकली। उसकी वजह से मेंटल स्ट्रेन बढ़ता जाता है, मेंटल स्ट्रेस बढ़ता जाता है। उसकी वजह से बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। स्ट्रेस से क्या होता है? स्ट्रेस से आपकी हार्ट रेट बढ़ती है, स्ट्रेस से आपका बीपी बढ़ता है, एड्रेनालिन रिलीज होता है, जो गुड हार्मोन्स होते हैं वो कम रिलीज होते हैं, फिर वो वेसल्स पे अफेक्ट करते हैं। वेसल कहाँ है? पूरे बॉडी वेसल से भरा हुआ है। सो एवरीवेयर इट इज अफेक्टिंग। ठीक है। सो अच्छे से सो, 7-8 घंटे की नींद लो। ओके। अच्छा खाओ, जिसमें कि घर का खाना मोस्ट इम्पोर्टेंट, बाहर का खाना खाना ही नहीं है। ठीक है। हाँ, जितना हो सके उतना बाहर का कम खाना है। बाहर का खाने का नौबत आए अगर, तो उसमें आप चीज़ बटर पनीर वाली चीज़ों की जगह पे यू कैन गो फॉर द दाल राइस एंड खिचड़ी एंड ऑल दैट एंड सलाड एंड छाछ एंड कर्ड एंड लाइक दैट थिंग्स। ओके। जिसमें आपका कम से कम ऑयली और वो सब चीज़ें कम हो, नुकसान कम हो। देन रेगुलर एक्सरसाइज करो। ठीक है। एटलीस्ट 30-40 मिनट्स पर डे। हफ्ते में 3-4-5 दिन जितना हो सके उतना करो। ओके। देन मेडिटेशन करो। योगा पूरी दुनिया को हमने सिखाया, हम ही नहीं करते। हम ही इन्हें करके सिखाए। हमारे एंशिएंट भी करते थे और उसको लाए, वापस भी हम ही लाए। हाँ। हमारे प्रधानमंत्री श्री ने योगा डे डिक्लेयर किया, वर्ल्ड को योगा सिखाया।
तो वही चीज़ हमें जल्दी से एडप्ट कर लेनी है अपने अपने अंदर। जब हम बाहर वाले को सिखाते तो हम क्यों नहीं सीखते साथ में। तो प्रधानमंत्री अगर इतना फोकस कर रहे हैं योगा पर, और हम भी सुन रहे हैं कि भी वो 18-18 घंटे काम करते हैं। वाई? बिकॉज ही इज़ डूइंग रेगुलर योगास, he is doing regular meditation, he is doing regular spiritual activities. ओके। तो वही चीज़ अपने अपने जीवन में भी लानी है। फिर दोस्तों के साथ घूमो, घूमने की कोई मना नहीं है। ऑफिस का स्ट्रेस कम लो, ऑफिस का काम है, ऑफिस में जो किया है बात घर पे मत लाओ उसको, मतलब छोड़ दो सब छोड़ चीज़, दो। वही छोड़ के आओ। फिर वही चीज़ रात को भी वही डिस्कस करनी है, घर पे बेडरूम में भी वही डिस्कस करनी है, डाइनिंग टेबल पे वही डिस्कस करनी है, तो फिर देन द लाइफ विल, यू विल नॉट हैव एनी टाइम फॉर योर सेल्फ। राइट। इट्स लाइक दैट। सो और फिर अगर आपको कुछ बीमारी है जैसे कि बीपी, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल है, तो आप अपने कंसल्टेंट के साथ कांटेक्ट में रह के उसको अच्छे से कंट्रोल करो। अपने आप कुछ ट्रीट मत करो अपने आप। कुछ लोग होते हैं जो प्रिस्क्रिप्शन लिखवाते हैं लेकिन दे कंटिन्यू द सेम प्रिस्क्रिप्शन फॉर 2-3 ईयर्स। ऐसा नहीं होना चाहिए। यू हैव टू बी ए रेगुलर फॉलो विथ योर डॉक्टर्स। ओके। हेल्थ चेकअप करवाओ ऐसा। आजकल एक कोट है कि मेन को ज़्यादातर हार्ट की प्रॉब्लम है, विमेन से ज़्यादा। तो ऐसा क्यों है? सी साइंटिफिकली देखने जाए तो मेल को ज़्यादा होना चाहिए, अच्छा। बिकॉज फीमेल्स आर प्रोटेक्टेड विथ ईस्ट्रोजन। ठीक है। उनका जो हार्मोन है उससे फीमेल्स आर प्रोटेक्टेड फॉर द हार्ट अटैक्स, बट नाउ डेज इट इज़ नॉट रिमेनिंग सेम। नाउ डेज इट इज़ सेड दैट द फीमेल्स का जो 10 साल का एडवांटेज था, जैसे कि मेल से फीमेल में अटैक आने के चांसेस या हार्ट के प्रॉब्लम होने के चांसेस 10 साल बाद के होते थे। तो मेल में अगर 55 की एज में होता था तो फीमेल को 65 की एज में होता, तो दे हैड 10 ईयर्स एडवांटेज, 1 डिकेड। अब वो एबोलिश हो रहा है बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ देयर हार्मोनल स्टेटस। ओके। फीमेल के हार्मोन से वो प्रोटेक्ट करते हैं उनको हार्ट ठीक से। है। बट अब ऐसा नहीं रहा है। द रीज़न इज फीमेल वर्किंग हो गए हैं। फीमेल में भी एक्सरसाइज नहीं रही है पहले जैसे रहती थी वो। फीमेल भी स्मोकिंग और बाहर का खाना वो सब हो गया है। उनको भी स्ट्रेस ज़्यादा हो रहा है, उनको भी फैमिली भी संभालनी है, काम भी करना है, ये भी। तो फीमेल का जो 10 साल का एडवांटेज है वो वैनिश हो रहा है, मतलब कि उनको भी आने लगे अटैक, और आ ही रहे हैं मतलब। और फीमेल का हार्ट का प्रॉब्लम तो मेल से भी सीरियस कंडीशन का होता है, बिकॉज फीमेल पेशेंट्स आर मोस्टली इग्नोर पेशेंट्स। ऐसा बोला जाता है अच्छा। कि फीमेल्स आर इग्नोर पेशेंट्स। द रीज़न इज कि माँ को अगर चेस्ट पेन है तो वो नहीं बोलेगी बेटे को कि मुझे दवा खाने ले जा। राइट। पिताजी को कुछ भी है, चक्कर भी आ रहे हैं, तो बोलेगी बेटा चलो। इनको दिखाना पड़ेगा हाँ। क्योंकि तुम्हारे पिताजी को ये हो रहा है। हाँ। उनको कुछ भी होगा, घबराहट भी होगी तो शी विल टॉलरेट, शी विल कुछ नहीं है, कल काम किया था ज़्यादा उसकी वजह से है, ये हुआ था उसकी वजह से, तो अपने आप को रिलेट करते हैं। बेसिकली फीमेल्स के लिए एक मैसेज है मेरी ओर से, क्लियर मैसेज, कि आप अपने जो सिम्टम्स हैं वो अपने आप को रिलेट मत किया करो अपनी एनवायरनमेंट के साथ, अपने काम के स्टाइल के साथ, अपने घर की परिस्थिति के साथ। यू डोंट को रिलेट इट। यू गो टू सम एक्सपर्ट एंड आस्क देम कि मुझे ये सिम्टम हो रहे तो क्यों हो रहे हैं। ओके। बस वो अपने आप ट्रीट करती है और घर पे ही रहते हैं, और वो जब भी प्रेजेंट होती है तो बड़ी बीमारी के साथ प्रेजेंट होती है। सो ऐसा है। ठीक है। आप ऑपरेशन कर रहे हो और एक मैं आपको सिनेरियो देता हूँ कि 25 साल का लड़का है या लड़की है और 75 ईयर का है कोई इंसान, तो किसकी डेथ में आपको ज़्यादा इफेक्ट होता है? दोनों की, क्योंकि मेरे लिए तो एक मेरा पेशेंट है, मेरे लिए तो वो इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना 25 ईयर्स वाला जितना इम्पोर्टेंट है, उतने 75 ईयर्स वाले भी उतने ही इम्पोर्टेंट राइट, है। राइट। सो आई विल बी अफेक्टेड बाय एनी थिंग इट हैपन्स, इफ इट हैपन्स रॉन्ग विद एनी ऑफ दिस 2 केसेस। मेरे लिए ओनली वन क्राइटेरिया है कि मेरे पास जो भी आया है वो ठीक होके जाना चाहिए और अच्छे से खुश होके जाना चाहिए। सो Very मैं nice. उसमें भी इतनी मेहनत करूँगा, उसमें भी इतनी मेहनत करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। मुझे तो बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ जानने को मिला, मुझे भी हमारी ऑडियंस को भी जानने को मिलेगा और ऐसे ही अवेयरनेस फैलेगी। आपको अगर कुछ कहना है तो प्लीज़। तो एक तो थैंक यू, बहुत अच्छा रहा अपना नील भैया। आपने बहुत सारे क्वेश्चंस लिए, और बीइंग ए डॉक्टर मैं मेरे कलीग्स से, मेरी टीम से भी ऑलवेज आई से दिस वर्ड्स कि सी, उनको नॉलेज नहीं है सामने वाले को, बीइंग ए पेशेंट, बट वी एज ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन, इट इज़ आवर ड्यूटी टू मेक देम
known to the things basically. So ये एपिसोड भी उसी का एक पार्ट है कि लोगों को एजुकेट करना, उनको सिखाना, वो हमारा धर्म है, हमारा कार्य है. सो आपने एक अच्छा काम किया कि मुझे बुलाया यहाँ पे. काफ़ी सारी चीज़ें हमारे बीच डिस्कस हुई जो लोगों को उनके काफ़ी सारे थॉट्स को क्लियर करेगी, राइट. उनके दिमाग में जो गलत ख्याल से उसको दूर करेगी, उनको सही रास्ता दिखाएंगी. और आई होप कि ऐसे ही हम मिलते रहेंगे और नए नए टॉपिक्स पे वी कैन डिस्कस सच थिंग्स. राइट. अभी इग्नोरेंस बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. गलत इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पे बहुत घूमती है, गलत इन्फॉर्मेशन. तो इसलिए लोगों को अच्छी इन्फॉर्मेशन देना और जानना भी बहुत ज़रूरी है, जिसका आपने एक अच्छा एफर्ट किया. Thank you so much. Thank you so much for coming, sir. Thank you. And if you like this video, please like, share, and comment. Thank you so much. Thank you.